Good morning, students. We are discussing about equilibrium, and in previous classes we have discussed types of equilibrium and also nature of equilibrium. So, on the basis of those, we can discuss the main characteristic features of the equilibrium. And in your syllabus, we will discuss only about chemical equilibrium in detail. Physical equilibrium is also there, but that is only as an introductory part, not in so detail. Here we will discuss characteristic features of chemical equilibrium. What are the features? Those we can see in any equilibrium that can be established in chemical reaction. So the first point, equilibrium is attained for reversible reaction only in a closed vessel. देखिए, इससे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि कोई भी अगर हमारी रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन अगर ओपन में है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि गैसियस फॉर्म में बनता है या जो स्केप आउट कर जाता है ना, तो फिर उसको हम कैसे दोबारा बैक डायरेक्शन में कन्वर्ट करें, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रिएक्शन हमारी किस में होनी चाहिए, क्लोज्ड वेसल में होनी चाहिए। सेकंड, इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। इरिवर्सिबल रिएक्शन वन डायरेक्शन में होती हैं और सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो कंप्लीट हो जाती हैं, जबकि रिवर्सल में क्या है कि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड में भी जा रही है और कुछ समय के बाद ऐसा होने लग जाता है कि बैकवर्ड रिएक्शन भी टेक्स प्लेस करती है। जब दोनों रिएक्शन एक साथ काम करती हैं और उनकी रेट इक्वल हो जाती है ना, तभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉर्म होती है। सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी ये केमिकल रिएक्शन है, जिस टाइम में हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों कन्वर्ट होंगे कि इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड में, उतने ही टाइम में हाइड्रोजन आयोडाइड भी क्या होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन में डिसोसिएट हो जाएगा, यानी रेट ऑफ एसोसिएशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोसिएशन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड पॉइंट, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अब देखिए यहाँ पर एक ये पॉइंट आ गया के को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होता है, देखिए ये एक्चुअल में रेशो होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है HI अपॉन रिएक्टेंट H2 और I2 है ना, इनका जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उनका जो रेशो होता है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तो हमारा हो गया कि इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए FWD। अगर हमें बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें ये वाला पार्ट प्रोडक्ट बन जाएगा और जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। अभी आप केवल इतना इसको जानिए कि के फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका इन्वर्स होता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम में हमने एक और पॉइंट यहाँ पर अभी देखा था लास्ट क्लास में, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए, जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है ना। अगर मान के चलिए 20 है तो ये 20 ही रहेगी, और ये 90 है तो ये कितनी रहेगी, 90 रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये कम या ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, कलर हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सारे हमारे क्या रहते हैं, वहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं। इनमें कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि अगर चेंज हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज़, देखिए एक पॉइंट आपके माइंड में आ सकता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर फिक्स हो गई, जैसे मान के चलिए कि हाइड्रोजन और आयोडीन है ना, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, HI बना रहे हैं,
और आप देखते हैं कि HI की कंसंट्रेशन जब T इक्वल टू 0 था, सॉरी हम 5 मिनट ले लेते हैं, है ना, तो ये कितनी कंसंट्रेशन थी इसकी 3 मोल। और जब T इक्वल टू कितना हो गया 50 मिनट हो गया, तब भी इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 3 मोल। यानी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो आप ये सोचेंगे जब कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही, इसका मीनिंग क्या है कि रिएक्शन ही नहीं हो रही है ना। ये स्टैटिक है, ये रेस्ट में फिनिश हो चुकी है। तो इसका आंसर क्या है कि नहीं, ये एक्चुअल में क्या होता है कि जिस रेट से हमारा हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, HI बना रहे हैं, है ना, उसी रेट से HI भी डिकम्पोज होकर के क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन वो बैकवर्ड के इक्वल है। और वो इस तरीके से है कि वर्क तो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है ना, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो हमें चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर फिक्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है डायनामिक रिएक्शन हो रही है। जैसे हमने वो टैप वाला एग्जांपल देखा था कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक हमने टेप यहाँ लगाया हुआ है और एक टेप यहाँ लगाया हुआ है। इस वाले टेप की जो स्पीड है ना, ये और ये, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये मान के चलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। जब दोनों रेट इक्वल हो जाएंगी तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ना ये पूरी तरीके से फिल हो पाएगा, ना ये पूरी तरीके से खाली हो पाएगा। जितना इसका वॉल्यूम है वहीं पर ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा डायनामिक नेचर का होता है। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देखिए हम बात कर चुके हैं यहाँ पर। कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, कलर हो गया, डेंसिटी हो गया, वो सारे क्या रहते हैं, फिक्स हो जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि H2 और I2 है ना, जब ये बनता है किससे, HI से, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आयोडीन का जो कलर होता है पर्पल, है ना, पूरे कंटेनर में आपको वॉयलेट कलर दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो वॉयलेट कलर है ना, वो थोड़ा सा डल होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, वो भी वहाँ पर टेक्स प्लेस करने लग जाती है ना। और जब दोनों रिएक्शंस इक्वल रेट से चलती हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है ना। तो जो कलर होगा वो फिक्स हो जाएगा। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट का मीनिंग होता है ऐसे सब्सटेंसेस, ये एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम फॉरेन सब्सटेंस भी कह सकते हैं, है ना, कि जो मेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ऐड कर दें किसी रिएक्शन में, तो रिएक्शन में ऐड करने से क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए ये रिएक्शन अगर हम कराएं तो ये 2 आवर्स लेती है, लेकिन अगर हम इसमें कोई कैटलिस्ट ऐड कर दें, है ना, हमने इसके अंदर क्या किया, कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो यही रिएक्शन फिर क्या है कि मान के कितने हो, 2 मिनट्स के अंदर हो जाएगी। तो क्या हुआ, जो रिएक्शन पहले 2 आवर्स में हमें अमोनिया फॉर्म हो रही थी, अब वो क्या 2 मिनट्स में फॉर्म हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया, है ना। कैटलिस्ट के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कुछ बच्चे केवल स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, है ना, ऐप है ना, उनसे पढ़ाई करते हैं, या कुछ जो सॉल्ट पेपर हैं उनको लेकर के स्टडी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं कि आपके लिए कैटलिस्ट का काम करती हैं, ठीक है। जहाँ पर आप केवल स्कूल पर या किसी एक मीडियम पर डिपेंड करें, वहाँ से आपका 80% बनता है, और उसके साथ अगर आपने कुछ और एडअप कर दिया तो वो आपका 90% हो गया। तो ये क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया, है ना। आपने अपनी जो स्टडी थी उसको कैटलाइज कर दिया। इसी तरीके से रिएक्शन भी कैटलाइज होती हैं, किसके थ्रू, कुछ सब्सटेंस होते हैं, है ना, जनरली वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है कि
जितनी स्पीड से ये फॉरवर्ड को इंक्रीज़ करेगा उतनी स्पीड से क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन को भी इंक्रीज़ कर देगा। तो कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बट इट हैज़ टू अटेन दी इट रैपिडली। तो देखिए इसको एक बात समझिए आप, ये आपका स्कूल है DPS और ये एक लड़का है रोहित, है ना, ये उसका हाउस है, और ये दूसरा लड़का है मोहित, ये उसका हाउस है ना। ये मान के चलिए 5 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। दोनों अपने घर से चलते हैं, है ना, ये अपने घर से यहाँ चले, ये भी अपने घर से यहाँ चले। ये अभी किससे आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, ठीक है। ये किससे आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं। तो साइकिल से आने पर इसको जो टाइम लगा वो कितना, 10 मिनट्स लगे, और इसको जो टाइम लगा वो 6 मिनट लगा, ठीक है। लेकिन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या है, हमारा स्कूल है ना, DPS में ये मिलेंगे दोनों, एक पॉइंट आ गया वहाँ पर ये मिलते हैं। अब क्या किया हमने, साइकिल की जगह पर इनको क्या दे दिया, मोटरसाइकिल दे दी, है ना, बाइक दे दी। जब बाइक देंगे तो बाइक देने पर क्या होगा कि ये दोनों मिलेंगे तो इसी पॉइंट पर, है ना, लेकिन जो टाइम पहले 10 मिनट्स लग रहा था और इनको 6 मिनट लग रहे थे, वो टाइम यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। 10 मिनट से ये कितना हो जाएगा, 6 मिनट हो गया, ये 6 मिनट है, ये 2 मिनट हो गया। यानी इन दोनों का जो स्कूल पहुँचने का टाइम है वो टाइम कम हो जाएगा, लेकिन डेस्टिनेशन चेंज नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जैसे पहले हमारा इक्विलिब्रियम 20 मिनट में एस्टेब्लिश हो रहा था, अगर कैटलिस्ट हमने डाल दिया तो हो सकता है कि 5 मिनट में एस्टेब्लिश हो जाएगा, है ना। कैटलिस्ट का मीनिंग ये नहीं है कि जैसे हमने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इससे अमोनिया बन रहा है ना, तो इसमें हमने कैटलिस्ट ऐड किया आयरन, तो वो केवल इस फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंक्रीज़ नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन को भी उसी स्पीड से कैटलाइज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो जल्दी आ जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम सेम रहेगा, ठीक है। अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर लिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम। जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये रिवर्स रिएक्शन में होता है, सेकंड क्लोज वेसल में होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड, और इसमें जितने भी हमारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कलर, सभी कांस्टेंट हो जाते हैं। डायनामिक नेचर का होता है, डायनामिक का मीनिंग है कि जितनी स्पीड से जो रिएक्शन है वो इसमें होती है ना, फॉरवर्ड में भी होती है और बैकवर्ड में भी होती है। तो उससे क्या है कि हमें कंसंट्रेशन यहाँ पर फिक्स दिखाई देती है, कलर उसका फिक्स दिखाई देता है, लेकिन जो इंटर कन्वर्जन है बैकवर्ड टू फॉरवर्ड वो पैरेलली चलता रहता है, ठीक है। और कंसंट्रेशन फिक्स होती है। कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, केवल फॉरवर्ड से बैकवर्ड जो रिएक्शन है उसको ही नहीं बल्कि बैकवर्ड से फॉरवर्ड, यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, दोनों ही रिएक्शंस को सेम स्पीड के साथ कैटलाइज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इन चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर फेवर्स आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, द शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन वन डायरेक्शन। देखिए हमने क्या बोला था कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बात कर रहे हैं, चेंज इन प्रेशर। हमने बोला कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी रिएक्शन होगी वो एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, फेवर्ड हो जाएगी, एक डायरेक्शन में ट्रिगर्ड हो जाएगी, एक डायरेक्शन में, है ना, कंप्लीशन की ओर जाने लग जाएगी। हो सकती है कि एक डायरेक्शन में ही कंप्लीट हो जाए और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी जब ली-सितेलियर प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम,
देखिए चेंज का मीनिंग क्या है, ना कोई एनर्जी उसमें यूजफुल एनर्जी निकलेगी, ना ही कोई ली जाएगी, है ना। जितनी निकलेगी उतनी ले ली जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट यानी जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कैन बी होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस, ठीक है। ये हमारे होमोजीनियस हीट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन हमने बताई थी। नेक्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन आइदर डायरेक्शन। Value of equilibrium constant tells the extent to which reaction proceed in the forward or the रिवर्स डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा, है ना, उसमें डिटेल में बात करेंगे। इसमें अभी हम ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट उनकी कंसंट्रेशन का रेशो होता है। अब मान के चलिए कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ वेरी वेरी हाई, है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो रिएक्शन कैसी हमें दिखाई देगी, ऐसे लगेगी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना। वहाँ हमारी जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी हाई होगी। अब अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमें ये दिखाई देगा कि जो रिएक्शन है वो किधर जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक रूल लगता है, लिस्टिथ-टेलर प्रिंसिपल, उसकी भी हम बात करेंगे। वहाँ थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाएगी और बैकवर्ड में कब जाएगी। देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, दैट इज़ रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए अभी हमने बात की कि जो रेट होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है ना। तो यहाँ पर हम रेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए रेट को हम जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और रेट हमारी एक्चुअल में क्या होती है, ये डिपेंड करती है किस पर, जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ डेल्टा लगा दिया हमने, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। ये एक रिएक्शन है हमारी A+B एंड इट गिव्स C+D, ठीक है। या और सिंपल हम कर दें, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब हमारा टाइम जीरो है तो जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 100 ग्राम है, और प्रोडक्ट है जीरो होगा। अब हमने कुछ समय के बाद देख लिया कि टाइम इक्वल टू T, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान के चलिए, क्योंकि देखिए रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, और जब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी। ये मान के चलिए कितनी हो गई, 30 हो गई, है ना। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ के कितनी हो गई, 70 हो गई। टाइम ये कितना है, इसको हम और स्पेसिफाई कर दें, तो टाइम हमारा मान के चलिए कितना इसमें कंज्यूम हो गया, 10 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से रेट हमारी क्या आएगी, ये हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट की है। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में चेंज यानी 100 - 30 अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज कितना हुआ टाइम में, तो 10 - 0 मीन्स 10, है ना। और 100 - 30 कितना हुआ, 70 अपॉन 10, 70 अपॉन 10। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है कि विद द टाइम जो रिएक्टेंट की रेट है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, और प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इनका अमाउंट, है ना। ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो डिक्रीज़ होगा उसके लिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। और जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके लिए हम क्या वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट इट इज़ अ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। एक टाइम इंटरवल में कितनी रिएक्टेंट की या कितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ना, उसको हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, इट इज़ डिनोटेड बाई dx/dt। ये क्या होता है, dx/dt, है ना। उससे हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे रिएक्शन है हमारी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रेट हमारी क्या हो जाएगी, -dr/dt। तो वेयर -dr हमारा क्या है, इट इंडिकेट्स द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, है ना। dr मतलब पहले हमारी 100 थी, 100 से कितना हो गया,
70 हो गया या 30 हो गया, तो DR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल उसको हम माइनस कर देंगे, है ना। माइनस वैल्यू क्यों आई? क्योंकि ये 100 से डिक्रीज़ हो रहा है रिएक्टेंट, इस वजह से नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? जैसे पहले 0 था, बाद में हमारा 40 हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 40 अपॉन कितने टाइम में? T टाइम में, जो भी वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे। तो ये रेट जो रिएक्टेंट है उसके लिए नेगेटिव होगी, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होगी। ताकि P से प्रोडक्ट, P से पॉजिटिव, याद रखना इसे, है ना। और जो रिएक्टेंट है उसके लिए नेगेटिव वैल्यू होगी। इसकी यूनिट क्या होगी रेट की, है ना। रेट क्या चेंज हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को किस में हम मेजर करते हैं? मोलरिटी। किस में करते हैं? मोलरिटी। तो मोलरिटी अपॉन किस में? टाइम इंटरवल में। तो मोलरिटी अपॉन टाइम। अब मोलरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको। अब देखिए इसका एक और टर्म है जो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, एक्टिव मास। एक्टिव मास एक्चुअल में वो कंसंट्रेशन होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है ना। ये मोलर मास, सॉरी इससे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन हम पढ़ रहे हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास, है ना। दोनों में केवल इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो हमारी टोटल कंसंट्रेशन है, ये वो होती है जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट करती है, एक्टिव मास, है ना। ये भी मोलरिटी के फॉर्म में होती है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम शो करते हैं। हमने कंसंट्रेशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी ही ये हमारी एक्टिव मास है। एक्टिव का मतलब जो एक्टिव है, जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम। ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स मोल्स, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर क्या होती है? मोलरिटी होती है। तो मोल क्या हो गया हमारा? N, W अपॉन M, और लीटर क्या हो जाएगा? V। ये लीटर में अगर ml में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव मास का फॉर्मूला। एक इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द रेस्पेक्टिव एक्टिव मास इन ग्राम पर मोल पर लीटर व्हेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड इतने ग्राम ऑफ HI आर प्रेजेंट इन 2 लीटर। देखिए वॉल्यूम हो गया हमारा 2 लीटर, और क्या पूछा हुआ है? एक्टिव मास। W कितना हो गया? 4 ग्राम। तो पहले हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या हमारा? W अपॉन M इंटू V, ठीक है। ये लीटर में है, किसमें? लीटर में। तो W कितना हो गया? 4, और M मोलर मास। हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, मॉलिक्यूल का 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 एटम है। तो ये हमारा 2 हो गया। कितने लीटर में? 2 लीटर में। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 ग्राम मोल पर लीटर या 1 मोलर पर लीटर। सेम वे में हाइड्रोजन आयोडाइड का निकाल लेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड, देखिए आयोडीन होता है, उसका जो मोलर मास है दैट इज़ 127, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है उसका 1 होता है, तो कितना हो गया? 128। तो M की वैल्यू हो गई 128, और जो W है वो 128 दिया हुआ है। वॉल्यूम हमारा लीटर में 2, सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ गई। अब देखिए 1 ग्राम जो मॉलिक्यूल है उसकी जो वैल्यू कितनी होती है? 2 ग्राम। 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना होगा? 32 ग्राम के। 1 ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोलर मास दिए हुए हैं ये। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 32। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये, और ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे यानी सिंगल एटम, तो कितना हो जाएगा? 16। ऐसे ही यहाँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है 28 है, अगर सिंगल नाइट्रोजन एटम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। NH3 एक नाइट्रोजन 14 हो गया, और 3 आयोडीन यानी 17 हो गया। आयोडीन, सिंगल आयोडीन 127, और यहाँ 2 आयोडीन है तो 254। ठीक है, इसको आप रिवाइज़ करिए और इसके नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।